नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है और कुछ बेसिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और नज़दीकी आने वाले सभी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और हम क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी अपने क्लियर हो जाए और तभी अपने को मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस शानदार सेशन का। सबसे पहला, फील्ड एफिशिएंसी ऑफ डिस्क हैरो। डिस्क हैरो की क्षेत्र दक्षता कितनी होती है? डिस्क हैरो आप जानते ही हैं, फोटो देख रहे हैं, ये डिस्क हैरो की है। जनरली डिस्क हैरो में गेंग पर डिस्क कसी होती है और छोटे डिस्क होते हैं, और जिसमें बड़ी डिस्क होती है 2 या 3 डिस्क होती है, गेंग पे नहीं कसी जाती है, तो उसको अपने डिस्क प्लाऊ। लेकिन हम बात करें डिस्क हैरो की। डिस्क प्लाऊ तो आपको पता है प्राइमरी टिलेज का इंप्लीमेंट है, यानी प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है, और ये डिस्क हैरो है, ये सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है। इसकी फील्ड एफिशिएंसी पूछी गई है, यानी क्षेत्र दक्षता पूछी गई है। पहले मैं आंसर दे देता हूं, फिर आपको बताता हूं फील्ड एफिशिएंसी क्या है। देखिए, जो फील्ड एफिशिएंसी होती है इसकी वो 75% होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट है। अब फील्ड एफिशिएंसी मैं एक बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगा, फिर मैं आपको साइंटिफिक वे से बता देता हूं आपको, ताकि दोनों ही चीजों से अपने को समझ में आ जाए। डिस्क हैरो की फील्ड एफिशिएंसी होती है 75%। अब देखिए, फील्ड एफिशिएंसी होती क्या है? एक होता है कैपेसिटी और एक होता है एफिशिएंसी। देखिए, कोई भी हल आप चलाते हो, कोई भी इंप्लीमेंट चलाते हो, तो एक उसकी पूरी विड्थ का यूज होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आप किसी इंप्लीमेंट को चलाते हो तो एक स्टैंडर्ड, एक मानक स्पीड होती है ना, गति होती है, उस पर वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है और प्रभावी तरीके से करता है। उससे तेज अगर अपने स्पीड कर देंगे तो वो इतना प्रभावी तरीके से सॉइल के अंदर इन्वर्जन, मैनिपुलेशन या फेरबदल नहीं कर पाएगा, और धीमे कर देंगे तो हमारे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पैसे का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब मैं कैपेसिटी की बात करूं, देखो कैपेसिटी क्या होती है। एक स्टैंडर्ड स्पीड पे अपने बात करें, एक स्टैंडर्ड स्पीड जो होती है किसी इंप्लीमेंट्स को चलाने के लिए, किसी यंत्र को चलाने के लिए, उस स्पीड पर अपने क्या करें, उस यंत्र की पूरी चौड़ाई का यूज करें। अब जैसे हमने एक चक्कर लगाया ये पूरी चौड़ाई का, अब दूसरा चक्कर लगाएंगे तो इस चौड़ाई के बाद ही अपने चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले उसको ओवरलैप करें, ओवरलैप नहीं होने देना है। और जो स्पीड है वो भी कैसी चलने देनी है अपने को? बिल्कुल स्टैंडर्ड चलने देनी है। जो स्पीड होती है वो भी अपने को क्या है? बिल्कुल स्टैंडर्ड चलने देनी है, ठीक है। उस स्पीड पर और इसकी विड्थ पूरे यूज करते हुए कहीं भी नहीं रुक रहे हैं। हमने क्या किया, 1 हेक्टर को 4 घंटे में कवर कर दिया। 1 हेक्टर को हमने कितने घंटे में कवर किया? 4 घंटे में कवर किया। हम इसमें बिल्कुल भी बीच में नहीं रुके, हमने स्पीड में भी बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं आने दिया, कोई अंतर नहीं आने दिया, और न ही हमने क्या है उसको ओवरलैप होने दिया है, यानी उसकी विड्थ का पूरा यूज किया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो 1 हेक्टर है वो 4 घंटे में कवर होगा। ये इसकी कैपेसिटी है, यानी ये इसकी क्षमता है कि ये 4 घंटे में 1 हेक्टर निकालता है। लेकिन जाहिर सी बात है, विड्थ जब हम यूज करते हैं तो कई बार ओवरलैप हो जाता है, उसकी विड्थ पूरी यूज नहीं हो पाती है। कई बार स्पीड में भी फ्लक्चुएशन आ जाता है, या बीच में हम पानी पीने लग जाते हैं, चाय पीने लग जाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा टाइम लॉस और स्पीड लॉस हो जाती है। तो फील्ड पे जब हम काम करेंगे प्रैक्टिकली तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस 4 घंटे की बजाय हमारा जो टाइम लगेगा वो 5 घंटे, 4.5 घंटे का टाइम लगेगा। कोई इलाज नहीं है, क्योंकि लॉस होता है, स्पीड में भी होता है और विड्थ में भी होता है। वास्तव में प्रैक्टिकली हमने क्या पाया, और वास्तव में उसकी कैपेसिटी क्या थी? जो कैपेसिटी है वो 100 है, और उसमें से जब हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं तब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जब हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं तब हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? वो एफिशिएंसी है, वो क्या है? दक्षता है। इस हिसाब से जो डिस्क हैरो होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? 75% होती है। अब देखो, साइंटिफिक तरीके से मैं बताता हूं। अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें फील्ड एफिशिएंसी की, तो यहां पे 2 चीजें आती है। एक होती है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। देखो, इफेक्टिव, हम इसको इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। देखो, एफिशिएंसी ऑफ फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफसीटी। एफसीटी का मतलब थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी को हम ये लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपने यूज करें तो फील्ड एफिशिएंसी आ जाती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने तो सीधा फॉर्मूला लिखा है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर फॉर्मूला, जैसे एनएफएल, बैंक, एएफओ, एफसीआई, इनमें इस तरह के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं।
यानी जो फील्ड एफिशिएंसी होती है, जिसको हमने ईएफ से इस तरह से लिखा, फील्ड एफिशिएंसी है वो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी और थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी के रेशियो से हम निकाल सकते हैं। बट अभी नहीं समझ में आई बात, अब आएगी आप लोगों को समझ में। देखिए, एक होती है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, एक तो क्या होती है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। जैसा कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर यूज किया, जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी है उसको हमने नीचे लिया था और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी है उसको हमने ऊपर लिया था। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या है? थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या है? थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि आपने क्या किया, एक सैंपल टाइप एरिया लिया और उस एरिया के अंदर आपने जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो रखी और विड्थ का पूरा यूज किया। बस थोड़े से टाइम के लिए आपने सिर्फ इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो निकालने के लिए, थोड़े टाइम के लिए ना, तो आपने अगर इससे जो एरिया निकाला है तो वो क्या हो जाएगा, अपना थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा। वो क्या है? थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। फॉर्मूले में थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी नीचे रखा जाता है। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? आप थोड़े से समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए समय लोगे, उसमें एरिया कवर करके देखोगे। जब लंबा समय होगा तो ड्राइवर बीच में रुकेगा, पानी भी पिएगा, चाय भी पिएगा, विड्थ है वो कई बार पूरी यूज भी नहीं कर पाएगा, कुछ वहां पे एरर के चांसेस भी रहेंगे। जब लंबा टाइम लोगे तो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी आएगी। अब उसको आप ऊपर लिख लीजिए, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी उसको ऊपर लिख लीजिए। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हो तो वो ही क्या होता है, फील्ड एफिशिएंसी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फील्ड एफिशिएंसी बोल देते हैं। ये आपका फील्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा था अगर डिस्क प्लाउ होता तो वो प्राइमरी इंप्लीमेंट का टिलेज होता, ये तो डिस्क हैरो हैं, ये सेकेंडरी टिलेज का इंप्लीमेंट है। मैं कहता हूं 90% से ज्यादा बच्चों को टिलेज है वो ढंग से आता ही नहीं है, गलत तरीके से उसको पढ़ लेते हैं। देखो टिलेज, अगर हम टिलेज की बात करें तो टिलेज होता क्या है, जल्दी जल्दी बताऊंगा। मिट्टी के अंदर इन्वर्जन करना, मैनिपुलेशन करना या फेरबदल करना क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। टिलेज आप जनरली दो भागों में या तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें दो भागों में, एक ऑन सीजन टिलेज होता है, दूसरा आपका ऑफ सीजन टिलेज होता है, एक आपका क्या होता है, स्पेशल टिलेज होता है, यानी विशेष प्रकार का टिलेज होता है। इनको समझना बहुत आसान है। ऑन सीजन टिलेज का मतलब होता है अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन के पर्पज से कोई टिलेज कर रहे हैं, कोई भू परिष्करण कर रहे हैं, वो ऑन सीजन है। फसल लगाने का उद्देश्य है या लगी फसल के अंदर कर रहे हैं, वो सब ऑन सीजन टिलेज है। लेकिन आपका न तो फसल लगाने का उद्देश्य है, न ही फसल लगी हुई है, लेकिन किसी और कारण से टिलेज कर रहे हो, वो ऑफ सीजन है। जैसे अभी हम फसल नहीं लगाने वाले लेकिन खेत में वीड खड़े हैं, हम सोच रहे हैं यार इसमें प्लाविंग कर देते हैं, वीड तो खत्म हो जाएंगे, अभी फसल नहीं लगा रहे, सिर्फ वीड कंट्रोल के लिए, यानी क्रॉप का सीजन नहीं था, क्रॉप लगाना हमारा पर्पज नहीं था, फिर भी हमने टिलेज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ सीजन टिलेज। जैसे समर डीप प्लाविंग होती है, वो भी तो क्या है, ऑफ सीजन टिलेज है। एक होता है स्पेशल टाइप का टिलेज। स्पेशल का मतलब है जो कॉमन नहीं होता है, हर किसी क्रॉप में नहीं होता, किसी विशेष उद्देश्य से ही किया जाता है। जैसे पडलिंग है, सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, राइस में, तो उस तरह का जो टिलेज होता है वो स्पेशल टाइप का टिलेज होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस ऑन सीजन टिलेज को जो है वो दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो होता है प्री पेट्री टिलेज, इसको हिंदी में लिख देता हूं, प्रीपेट्री टिलेज यानी तैयारी वाला भू परिष्करण। किसकी तैयारी का, सीड बेड यानी बीज शस्य तैयार करने के लिए जो भी टिलेज करते हैं वो प्रीपेट्री टिलेज होता है, और खड़ी फसल के बीच में करते हैं वो इंटर टिलेज होता है। उसको अपने क्या बोल देते हैं, इंटर टिलेज बोल दिया जाता है। प्रीपेट्री टिलेज होता है, ये भी दो तरह का होता है। यहां पे तो आप लोगों को बात पता नहीं होती है, एक तो होता है प्राइमरी टिलेज और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी टिलेज। दूसरा जो आपका होता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी टिलेज होता है। अब देखिए, जो आप लोगों ने अवधारणा पढ़ रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो ये पढ़ रखा होगा, बुआई से जो पहले होता है, बिफोर सॉविंग जो होता है, बुआई से पहले होता है वो प्राइमरी टिलेज है, और बुआई के बाद जो होता है वो सेकेंडरी टिलेज है। ये बात सिरे से खारिज कर दीजिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है, बकवास है। देखो प्राइमरी टिलेज क्या होता है, देखो समय के आधार पे है ऑन सीजन ऑफ सीजन, समय के आधार पे है पेरिफेरी टिलेज और इंटर टिलेज, है ना।
अब देखो ये जो प्रेपरेटरी टिलेज है यानी बीज सस्या तैयार करने के लिए, सीड बेड तैयार करने के लिए, ये दो तरीके का होता है। ये इंप्लीमेंट पर, यंत्र पर आधारित होता है। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी प्राथमिक भू परिष्करण, और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीय भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण का मतलब होता है भारी, हैवी आप इंप्लीमेंट यूज करते हो जो सोइल की स्ट्रेंथ तोड़ देते हैं, मिट्टी की जो संरचना होती है उसको तोड़ देते हैं, उसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी उसको फिर से सुसंगठित करते हैं। पहले का संगठन बदल देते हैं, दोबारा से कोई नया संगठन, यानी गहराई तक मैनिपुलेशन, यानी उसकी तो ताकत होते हैं उसको तोड़ देते हैं। ऐसे हैवी जो इंप्लीमेंट्स होते हैं अगर उनसे टिलेज करोगे तो प्राइमरी टिलेज है। जैसे प्लाऊ, एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, चिजल प्लाऊ, छेनी हल जिसको बोलते हैं, कई लोग तोता हल भी बोलते हैं, सब सॉइलर जिसको मोल प्लाऊ भी बोला जाता है। अगर ये हैवी इंप्लीमेंट चलाते हो तो प्राइमरी टिलेज है। अब प्राइमरी टिलेज के इंप्लीमेंट चलाने के बाद खेत में बड़े बड़े ढेले और ये बच जाते हैं, उसमें बीज लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन ढेलों को बारीक करना होता है, पल्वराइज करना होता है, भुरभुरा करना होता है। उसके लिए हम हल्के इंप्लीमेंट चलाते हैं। हल्के इंप्लीमेंट जैसे कल्टीवेटर है, डिस्क हैरो है, और भी बहुत तरह के हैरो होते हैं, या फिर हम मेड वेड निकालने के लिए बंड फॉर्मर चलाते हैं, या फिर आलू वगैरह की खेती करने के लिए अपने रिज मेकर वगैरह चलाते हैं, पटेला चलाते हैं, बक्कर चलाते हैं। इस तरह के जो इंप्लीमेंट्स होते हैं जो हल्के होते हैं, सोइल को पल्वराइज करते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, सेकेंडरी टिलेज में रखते हैं। अभी तक हमने सॉविंग नहीं की है, लेकिन मैंने कहा पहले प्राइमरी चलेगा फिर सेकेंडरी चलेगा। सोइल को बिल्कुल फ्राइबल कर दोगे तो भी सेकेंडरी, दोनों ही किससे पहले चल रहे हैं, सॉविंग से। प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स दोनों ही सॉविंग से पहले यूज होते हैं, दोनों ही सॉविंग से पहले यूज होते हैं। तो ये चीज नहीं रखनी है आपको, ऊपर वाला तो आप पढ़ते ही नहीं, सीधा प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज पढ़ते जी, ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी भी सॉविंग से पहले है और सेकेंडरी भी सॉविंग, ये सब में आधारित थोड़ी है, ये तो इंप्लीमेंट पे आधारित है। ये तो इंप्लीमेंट, हैवी इंप्लीमेंट है तो प्राइमरी टिलेज है, और हल्के इंप्लीमेंट है तो सेकेंडरी टिलेज है, सीधी सी बात है। और खड़ी फसल में अब देखो सेकेंडरी टिलेज के बाद क्या होगा, सॉविंग होगी। क्या होगी, सॉविंग होगी, यानी बुआई होगी, और या फिर प्लांटिंग यानी रोपाई होगी। रोपाई और बुआई को कभी भी टिलेज में नहीं रखते, ये अलग प्रक्रिया है। सॉविंग और प्लांटिंग होने के बाद हम खड़ी फसल में अगर किसी तरह का मैनिपुलेशन करते हैं मिट्टी में तो वो इंटरटिलेज है। तो वो क्या है, इंटरटिलेज है। खड़ी फसल में क्या मैनिपुलेशन करोगे, वीड कंट्रोल करोगे। खड़ी फसल में क्या मैनिपुलेशन करते हो, वीड कंट्रोल करते हो। तो वीड कंट्रोल करने के लिए अपने लाइट इंप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, हल्के इंप्लीमेंट जो सेकेंडरी टिलेज में चले थे वो ही हम इंटर टिलेज में भी यूज कर सकते हैं। कुछ नए यूज करेंगे, कुछ वो भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट जो है वो सॉविंग से पहले तो यूज होने ही होने हैं, लेकिन सॉविंग के बाद भी हो सकते हैं। सॉविंग के बाद यूज हो सकते हैं, कौन से टिलेज में, इंटर टिलेज में यूज हो सकते हैं। बात ये सही है, लेकिन लोगों ने क्या बना लिया, सॉविंग से पहले प्राइमरी, सॉविंग के बाद सेकेंडरी, जो बिल्कुल गलत है। सॉविंग से पहले भी प्राइमरी, सॉविंग से पहले भी सेकेंडरी होते हैं, लेकिन सॉविंग के बाद प्राइमरी कभी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हैवी है, खड़ी फसल में यूज करो फसल को बर्बाद कर देंगे। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट हल्के हैं, इनको सॉविंग के बाद आप वीड कंट्रोल वगैरह में यूज कर सकते हैं, यानी सॉविंग के बाद सेकेंडरी टिलेज के इंप्लीमेंट यूज हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सॉविंग के बाद जो टिलेज होता है उसको सेकेंडरी टिलेज ना, ये तो इंप्लीमेंट आधारित है, सब में आधारित थोड़ी है। सॉविंग के बाद होता है वो इंटर टिलेज होता है। कौन सा होता है, इंटर टिलेज। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन अपने काफी लंबा रहा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा ऑफलाइन संस्थान जॉबनेर कोचिंग श्री गंगानगर, और हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, इस नाम से आपके वेबसाइट भी मिलेगी, एप्लीकेशन भी मिलेगा, जिस पर प्री पीजी और डबलएओ, प्री पीजी और डबलएओ के नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले धड़ाले से चल रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। नए बैच है वो 22 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो ऑफलाइन बैच है, जो ऑफलाइन बैच है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 22 नवंबर को। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, प्री पीजी का मतलब है यहां पर एमएससी इंट्रेंस से, चाहे वो किसी भी स्टेट के कॉलेजेस के लिए है एमएससी इंट्रेंस के लिए, प्लस डबलएओ जो बीएससी लेवल की वैकेंसी आती है उसके लिए जो बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं वो हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं 22 नवंबर को ऑफलाइन बैच। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 22 को भी करवा सकते हैं और 22 के 1-2 दिन तक आप करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए पहले ही नंबर पे कांटेक्ट करिए, इस पे आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ऑनलाइन जो बैच है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जो बैच है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे को शायद 29 नवंबर पड़ता है, तो उस दिन से आपका नया ऑनलाइन बैच भी, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी
इन दोनों ही कोर्सेज के लिए 2 बैच चल रहे हैं, इसलिए अगला जो बैच है वो 29 नवंबर को, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। और जॉबनेर कोचिंग, श्री गंगानगर और ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म किसी भी रिजल्ट बताने का मोहताज नहीं है। अभी भी जेआरएफ का रिजल्ट आया है, जिसमें से हॉर्टिकल्चर जेआरएफ हम करवाते हैं, तो अभी और भी जेआरएफ स्टार्ट हो जाएंगे। हॉर्टिकल्चर जेआरएफ में स्कॉलर लगी है हमारी 4 बच्चों की अंडर 30 रैंक में जो आए हैं, ठीक है। 93 सीट्स है, जिसमें से 4 स्कॉलर हमने दिए। नॉन स्कॉलर बहुत सारे एडमिशन देखने को मिलते हैं। इतना बेहतरीन परिणाम मेरे हिसाब से कोई संस्थान नहीं देता है, लेकिन हमें वो आदत नहीं है कि फोटो इकट्ठी करो, या अभी जेआरएफ का रिजल्ट बहुत सारे जिन्होंने क्विज वगैरह आजकल टेलीग्राम पे आम बात है चला रखी है, हमारी क्विज से फायदा हुआ तो आप मैसेज करिए, ये करिए, वो करिए, फोटो। ऐसा हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने में मेहनत करते हैं, फोटो कलेक्ट करके फोटो दिखाने में नहीं। कुछ लोग तो जनरली यूट्यूब के नीचे कमेंट आते हैं, उनको भी प्रदर्शित करते हैं, आज हमें ये बोला गया, आज हमें ये मैसेज आया, वो मैसेज आया। इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, इन चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपका सम्मान है, आपकी इज्जत है, जो आप हमें मैसेज करते हैं वो हमें बहुत खुश करते हैं। वो हमें खुश करने के लिए ना, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे लिए आप लोग आदर, अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, वो उसके लिए वो वहां तक पहुंच जाते हैं। वो वापस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है ना। जिसको देखना है वो यूट्यूब में नीचे जाके कमेंट्स देख लेंगे। लोगों ने जितने कोचिंग से सिलेक्शन नहीं दिए होंगे, उतने हमारे यूट्यूब से सिलेक्शन होगी, क्योंकि हमने जितनी बार भी यूट्यूब पे कंटेंट्स लाए हैं, ईमानदारी से लेके जितना भी लाए उतना ईमानदारी से, उसमें किसी तरह की दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप इसका आनंद लेते रहिए। और अगर आपको हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच के साथ जुड़ना है तो मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन बता दी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर को बेहतरीन है आपकी और बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारी सेवाओं को ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है किन्नू इज कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय। किन्नू का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? किन्नू का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? आपको अच्छी तरह पता है किन्नू एक मैन मेड फ्रूट है, यानी मानव निर्मित फल है। हालांकि किन्नू के लिए हम ये बोलते हैं कि किन्नू जो है वो 1935 में विकसित किया गया था। 1935 में विकसित हुआ था। किन्नू तैयार तो 1915 में ही हो गया था। लेकिन इसको डेवलप किया गया था वो 1935 में। एच.बी. फ्रोस्ट थे जो एक यूएसए के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1935 में किन्नू को विकसित किया। लेकिन किन्नू तैयार कब कर लिया गया था? 1915 में ही तैयार कर लिया गया था, ठीक है। और इंडिया में, भारत में जो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1959 के अंदर, यानी 1959 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एक मैन मेड फ्रूट है। किंग इंटू विलो लीफ के क्रॉस से तैयार किया गया है। किसके क्रॉस से तैयार किया गया है? किंग इंटू विलो लीफ। किंग को हम बोलते हैं सिट्रस नोबिलस। किंग को अपने क्या बोलते हैं? सिट्रस नोबिलस। और वहीं पे विलो लीफ को क्या बोलते हैं? सिट्रस डिलीशियोसा बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के क्रॉस से किन्नू तैयार किया गया। मेन मेड हम 3 फ्रूट पढ़ते हैं। जैसे आप एक सीरियल पढ़ते हो ना, मेन मेड, कौन सा पढ़ते हो? मेन मेड सीरियल कौन सा पढ़ते हो आप? आंसर दो कमेंट बॉक्स में, बहुत बार मैंने करवाया है। वैसे ही मेन मेड फ्रूट है 3। कौन कौन से? किन्नू, स्ट्रॉबेरी है। ये किसका क्रॉस है? फर्गेरिया चिलोनेंसिस का इंटू फर्गेरिया वर्जिनियाना का। इन दोनों के क्रॉस से स्ट्रॉबेरी तैयार किया गया है। ये भी मैन मेड फ्रूट है, मानव निर्मित फल है। एटमोया, जिसको आप लक्ष्मण फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको लक्ष्मण फल बोलते हैं, ये अनोना स्क्यूमोसा और अनोना चरमोया के क्रॉस से है। अनोना स्क्यूमोसा को सीताफल बोलते हैं और सीताफल का क्रॉस करवाया गया है अनोना चरमोया से, यानी हनुमान फल से क्रॉस करवाया गया है। सीताफल का क्रॉस हनुमान फल के क्रॉस सीताफल का क्रॉस हनुमान फल के साथ हुआ, जिससे एटमोया बना, यानी लक्ष्मण फल बना। ये 3 जो फल है, इनको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित फल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। यहां पे मैंने पूछा है जो किन्नू है, यानी किन्नू एक मैन मेड फ्रूट है, ठीक है। लेकिन जो किन्नू है उसका जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? किन्नू जो है इसका एक व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? किन्नू का जो कमर्शियल प्रोपगेशन होता है, व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, वो टी बडिंग से होता है। किससे होता है? टी बडिंग से। अब टी बडिंग से बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं व्यावसायिक स्तर पर, कमर्शियल लेवल पर जिनका प्रोपगेशन होता है, जैसे मैं बात करूं टी बडिंग से संतरे का होता है,
किन्नू का होता है, किन्नू भी तो अपने आप में क्या है, एक संतरे का ही प्रकार है। सीताफल का, जिसको अपने एनोना बोलते हैं। अखरोट का होता है, जिसको आप वालनट बोलते हैं। माल्टा का होता है, स्वीट ऑरेंज का होता है। आलू बखारा, आलू बखारा बोले तो पीच, आड़ू यानी पलम का होता है। आलमंड बादाम का होता है। और उसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे जो कट रोज होता है उसका भी होता है, किन्नू का होता है। संतरा यानी मैंड्रिन का होता है। स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा का होता है। वॉलनट यानी अखरोट का होता है। आलमंड यानी बादाम का होता है। अनोना यानी सीताफल का होता है। और उसके अलावा कटरोज का भी कमर्शियल प्रोपोगेशन टी बडिंग से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने एग्जांपल बोले हैं ये ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ पूछे जाने के चांसेस नहीं है। दूसरा बेर होता है, उसमें कमर्शियल प्रोपोगेशन रिंग बडिंग से होता है, लेकिन रिंग बडिंग का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं आए तो बेर में भी कमर्शियल प्रोपोगेशन टी बडिंग से ही होता है। अगर हम बात करें किसकी, कटिंग की, तो कटिंग से भी बहुत सारे आपको फ्रूट या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें कटिंग के द्वारा क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। जैसे फिग है यानी अंजीर है, इसमें हार्डवुड कटिंग से होता है। अनार, अनार बोले तो पॉमग्रेनेट, इसका भी जनरली क्या है, हार्डवुड कटिंग से प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं ग्रेप्स है, अंगूर है, उसमें भी हार्डवुड कटिंग से प्रोपोगेशन होता है। उसके अलावा मैं बात करूं देसी गुलाब जो है, देसी रोज है, उसका भी कमर्शियल प्रोपोगेशन है वो किससे होता है, कटिंग से होता है। उसके अलावा मैं बात करूं बोगनविलिया है और उसके अलावा ड्यूरांटा है, इनका भी कमर्शियल प्रोपोगेशन कटिंग से होता है। करोंदा आपने सुना है, करोंदा का जो कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है वो जनरली सीड से भी हो जाता है और हार्डवुड कटिंग से भी हो जाता है। जो अभी मैंने कटिंग के एग्जांपल बताए वो भी इंपॉर्टेंट है। पेच बडिंग की बात करें तो पेच बडिंग से प्रोपोगेशन ओनला में होता है, आंवला, बील, बील के अंदर होता है और जामुन के अंदर होता है। वहीं पे टंग ग्राफ्टिंग या जिसको हम वीप ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं, टंग ग्राफ्टिंग या वीप ग्राफ्टिंग से अगर हम कमर्शियल प्रोपोगेशन की बात करें तो इसके द्वारा कमर्शियल प्रोपोगेशन एप्पल में होता है और उसके अलावा पियर में होता है यानी नाशपाती में होता है, एप्रिकॉट यानी खुमानी में भी देखने को मिलता है। जितने एग्जाम्पल बताए हैं उनको आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है और ज्यादातर इनसे ही कमर्शियल प्रोपोगेशन पूछा जाता है जो मैंने यहां पे एग्जाम्पल दिए, और जो एग्जाम्पल दिए वो कुछ मैंने सोच समझ के दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है, यहां पे मैंने आपको और भी बहुत सारी चीजें बताई। नेक्स्ट जो अगला अपना क्वेश्चन है वो है बजट फॉर पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 टू 22। देखो किसान सम्मान निधि योजना जो अनाउंस की गई थी वो तो 1 फरवरी 2019 को अनाउंस की थी ना, पीयूष गोयल ने अनाउंस की थी 1 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन ये योजना प्रभाव में कब लाई गई, मतलब प्रभाव जिस दिन घोषित की उससे भी 2 महीने पहले इसको प्रभाव में लाया गया। थोड़ा सा अच्छा मतलब स्टंट था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उसने क्या किया, इसको प्रभाव में बोला कि इसको प्रभावी हम 1 दिसंबर 2018 से ही कर देंगे। इसको प्रभावी है वो हम 1 दिसंबर 2018 से, तो ये प्रभाव में आई थी 1 दिसंबर 2018 से, लेकिन अनाउंस की गई थी 1 फरवरी 2019 को। ये वो योजना है जब किसान को एक साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं और इन 3 इंस्टॉलमेंट का अंतर 4-4 महीने का होता है। ये 6,000 रुपए देने का उद्देश्य क्या है कि किसान क्या है अपने खेत में जो इनपुट्स है वो आसानी से खरीद सके और बढ़िया इनपुट देके बढ़िया प्रोडक्शन ले सके, ये उद्देश्य था। अब बात आती है कि 2020-21 के लिए कितना बजट है। देखो 2018 दिसंबर 2018 से प्रभाव में लाई गई, इसलिए 2018-19 का तो बजट कम ही चाहिए था क्योंकि आधा साल तो निकल गया था। तो 2018-19 के लिए बजट था 20,000 करोड़, 2019-20 के लिए बजट था 75,000 करोड़, 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ और 2020-21 के लिए भी 75,000 करोड़ ही था। 2019-20 के लिए भी 75,000 करोड़ और 2020-21 के लिए भी 75,000 करोड़, लेकिन इतना लग नहीं रहा था, 65,000 करोड़ के आसपास लग रहा था। इसलिए जो सीतारमण है उन्होंने क्या किया, 2021-22 के लिए 10,000 करोड़ जो बजट है उसमें कटौती, किसानों को पैसे देने में कोई कटौती नहीं हुई। भारत में जितने किसान है 14.6 करोड़ के आसपास किसान है, उन सबको पैसा मिल रहा है, उनमें कोई कटौती नहीं, लेकिन उतना खर्च नहीं हो रहा था ना, इसलिए 2021-22 में 10,000 करोड़ बजट की कटौती करते हुए 2021-22 के लिए किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके अंदर जो बजट है वो कितना रखा गया, 65,000 करोड़। कितना रखा गया, 65,000 करोड़ रखा गया। ठीक है, तो अब किसान सम्मान निधि योजना 2021-22 का जो बजट है उसकी जो राशि है वो कितनी है, 65,000 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें अगला जो क्वेश्चन है, वैसे तो
बिल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी किसान बिल रिपेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किसान बिल है वो भारत सरकार ने वापस कब ले लिया? किसान बिल है उसको भारत सरकार ने वापस कब ले लिया? अगर इसका आंसर नहीं दोगे, इसका मतलब है कि आप दुनियादारी में इधर उधर होने वाली घटनाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको पता है ये जो बिल है ये लोकसभा से 17 सितंबर 2020 में पास करवा लिया था। जो किसान बिल है इसमें 3 नियम आए थे, 3 लॉ आए थे, उनको 17 सितंबर 2020 में लोकसभा में पारित कर दिया गया। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी थी। और 19 नवंबर 2021 यानी लगभग 14 महीने के बाद क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जी ने सुबह सुबह ही गुरुपुरब के दिन, गुरु नानक देव की जयंती के दिन आकर बोल दिया कि किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं और हम समझाने में सक्षम नहीं हुए, इसलिए हम इन बिल को वापस ले रहे हैं। तो तीनों के तीनों जो नियम थे वो, यानी किसान बिल है वो 19 नवंबर 2021 को वापस ले लिया गया। क्वेश्चन भी यही पूछा था कि किसान बिल सरकार ने वापस कब ले लिया था? तो ये ले लिया था 19 नवंबर 2021 को वापस ले लिया गया। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन मैंने 3 चीजें आपको और भी बताई है, उनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है 2023 को सेलिब्रेट एज ए, 2023 को हम किस तरह के कृषि वर्ष के रूप में इसे बनाने जा रहे हैं? देखो, कृषि वर्ष डिक्लेयर करना या सेलिब्रेट करने में का मतलब होता है कि उस वर्ष के दौरान उस क्षेत्र में खूब काम किया जाएगा जिससे उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। तो अब हम बात करते हैं 2023 को हम किस रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये 2020 को डिक्लेयर किया गया था। किसको? 2020 को। ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये अभी चल रहा है आपका। 2021 को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी इस पर हम पूरे का पूरा ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये हम इसका जो एंजॉय कर रहे हैं वो, सॉरी, इसका हम जो सेलिब्रेशन करेंगे वो कब करेंगे? 2022 के अंदर। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 को इसको ये ईयर डिक्लेयर किया गया है। यहां 2023 का पूछा गया था, तो 2023 को किस रूप में सेलिब्रेट करना है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर वाटर स्कैरसिटी बहुत कॉमन हो जाएगी, यानी जल का अभाव बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। वाटर स्कैरसिटी बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। तो जो भविष्य टिका हुआ है वो मिलेट पे, और मिलेट आपको ही पता है ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। मिलेट जो होते हैं वो ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। तो 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। 2022 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में। 2021 को हम ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 2020 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो ये चारों आप अच्छी तरह से याद रखिए, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करें विच वन इज चाइनीज कार्प। इनमें से चाइनीज कार्प कौन सी है? देखो, सबसे पहली है कटला। कटला और कटला आपको ही पता है इंडियन कार्प है और काफी फेमस है। दूसरी है लेबियो रोहिता, तो ये राहु कार्प है, और राहु कार्प भी इंडियन कार्प ही, ये दोनों इंडियन। तीसरी है लेबियो केलाबेसु। केलाबेसु भी एक इंडियन कार्प है। ये तीनों तो इंडियन कार्प है। इसका मतलब चाइनीज कार्प कौन सी बसी? ये जो है ये ग्रास कार्प है। ये है स्टीनोफिरेनगोडोन इडेला, ये ग्रास कार्प बोली जाती है। ये एक चाइनीज कार्प है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें अपने। मछली के गांठ रोग किसके कारण होते हैं? नोट डिजीज ऑफ फिश इज ड्यू टू। देखो, नोट जो डिजीज है फिश का वो जनरली प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है। किससे होने वाला डिजीज है? प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक डिजीज है। नेक्स्ट अपने बात करें, रोगर इज ट्रेड नेम ऑफ विच इंसेक्टिसाइड। रोगर है वो इनमें से कौन से इंसेक्टिसाइड का नाम है? रोगर जो है वो इनमें से कौन से इंसेक्टिसाइड का व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम? देखो, ये तो है केमिकल नेम, रासायनिक नाम है। बाजार में केमिकल नेम से नहीं बिकता है, बाजार में जिस नाम से बिकता है उसको ट्रेड नेम या व्यापारिक नेम बोलते हैं। जैसे टूथपेस्ट, ये तो प्रोडक्ट नेम है, बाजार में पेप्सोडेंट, कोलगेट, दंत क्रांति, सेंसोडाइन, पता नहीं बबुल, है ना, क्लोजअप, कई नामों से बिकता है, तो वो उनके ट्रेड नेम है। तो रोगर इनमें से किसका ट्रेड नेम है?
देखो रोगर जो है वो डाइमेथोएट का नाम है। किसका नाम है? डाइमेथोएट का नाम है, ठीक है। और भी अपने इन चारों की बात कर लें तो डाइमेथोएट का जो ट्रेड नेम है वो रोगर है, कार्बोफ्यूरान का फुरेडान है, एल्युमिनियम फास्फाइड का सल्फोस होता है, और वर्टिसिलियम लिसानी ये एक बायोपेस्टिसाइड है, इसका ट्रेड नेम है वर्टिलिस। क्या है? वर्टिलिस है। तो ये इन चारों के ट्रेड नेम किस किस नाम से ये मार्केट में बिकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे विशेष ध्यान देना है आपको। द रीजनरेशन ऑफ organ like structures और एम्ब्रियो फ्रॉम केलस स्ट्रामडेज। केलस से अंगों का या अंग जैसी संरचना या भ्रूण के पुनर्जनन को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? केलस जो है, केलस से अंग या अंग जैसी संरचना या भ्रूण के पुनर्जनन को कहा जाता है। आपका आंसर है डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और ऑल ऑफ अबव। अब देखिए इसको समझने की जरूरत है। ये कोई कोशिका है और इसका होगा डिवीजन, तो आगे नई कोशिकाएं बनेगी। अब जनरली क्या होता है, ये जो कोशिका विभाजन होता है इसकी आपको अलग अलग फेजेस देखने को मिलती है, जैसे G1, S, G2 इस तरह से फेजेस देखने को मिलती है। अलग अलग आपको फेजेस देखने को मिलती है। एक कोशिका डिवीजन करेगी, आगे नई कोशिकाएं बना देगी। बट कई बार कोशिका डिवीजन नहीं करना चाहती। डिवीजन नहीं करना चाहती तो वो क्या करती है, इस सेल डिवीजन साइकिल से बाहर आ जाती है। सेल डिवीजन साइकिल से बाहर आके वो क्या करती है, अपना कोई कार्य करने लग जाती है। तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण, यानी वो किसी कार्य के लिए व्यवस्थित हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन फिर से इसका मन कर जाए कि मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है, मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है, ये वापस डिवीजन के अंदर चली जाए, सेल साइकिल के अंदर चली जाए, तब हम इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तब ये तो था डिफरेंशिएशन, अब वापस क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोल देते हैं, डी डिफरेंशिएशन, यानी वापस किस में चली गई, विभाजन में। विभाजन में जाने के बाद इसको लगा कि नहीं, मुझे वापस किस में जाना है, डिफरेंशिएशन में जाना है, वापस मुझे कोई ना कोई काम करना है। फिर ये डिवीजन से वापस निकल जाती है, तब हम इसको रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। तब हम इसको क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसने क्या पूछा है, द रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गन है वो क्या करना चाहता है, रीजनरेशन करना चाहता है। पहले वो जनरेशन करना चाह रहा था, डिफरेंशिएशन करना चाह रहा था, बट उसने यहां से वापस डिवीजन में घुसा, और डिवीजन से वापस वो क्या है, कुछ नए विभेदीकरण करना चाह रहा है, डिफरेंशिएशन करना चाह रहा है, यानी कोई जो नई चीज है वो यहां पे ये डेवलप करना, नया कार्य करना चाह रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। केलस का मतलब होता है सेल का ऐसा कोई ग्रुप, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसका अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जिसका अभी विभेदीकरण नहीं हुआ है। तो कोई भी ऐसी सेल है जो डिवीजन छोड़ के किसी काम में व्यस्त हो जाती है तो वो डिफरेंशिएशन है। अगर वो वापस क्या है, सेल डिवीजन के अंदर आ जाती है तो डी डिफरेंशिएशन है, और फिर से वहां से निकल के फिर वापस वो डिफरेंशिएशन करती है, यानी कोई नया काम स्टार्ट कर देती है, तो हम उसको रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी ऑप्शन राइट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, ये यहां पे डेफिनेशन दी हुई है, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगी, कहां मिलेगी, ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे। कहां पे मिलेगी, ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम, जाइए और इस पीडीएफ का आप आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें कोई पौधा जंगली स्थिति में होता है कहलाता है। जहां पर पौधा अपने आप उग जाता है, नेचुरली उगता है, वो उसकी हैबिटेट है, यानी वो उसका आवास है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। जहां पौधा नेचुरल वे में उग जाता है वो उसका हैबिटेट है, यानी वो उसका आवास है। हेलोफाइट आप जानते ही हो, हेलोफाइट जो लवणीय मृदाओं में उग जाते हैं, साल्ट सॉइल के अंदर उग जाते हैं, यानी साल्ट कंडीशन के अंदर जो ग्रो हो जाते हैं, यानी साल्ट टॉलरेंट, बहुत ज्यादा साल्ट टॉलरेंट जो प्लांट होते हैं उनको हेलोफाइट। एक होता है हेलियोफाइट। हेलियोफाइट का मतलब होता है लाइट लविंग प्लांट, यानी जो प्रकाश में ही उगते हैं उनको हम हेलियोफाइट। और हेलोफाइट कौन से होते हैं, साल्ट लविंग प्लांट, यानी जो साल्ट के अंदर भी उग जाते हैं। हेलिकोइड्स कुंडलन को बोलते हैं, और हेस्ट्रियम किसको बोलते हैं, हेस्ट्रियम का मतलब होता है जो पैरासाइट प्लांट होते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, इस पर कोई पौधा, कोई दूसरा पौधा उगता है,
तो वो अपने जाइलम और फ्लोएम को क्या करता है, होस्ट प्लांट के अंदर डाल देता है। उनको चुस्कांक कहते हैं। चुस्कांक को इंग्लिश में होस्ट्रायम कहते हैं। तो ये अपने परपोसी पौधे से, होस्ट प्लांट से, इसी से क्या करते हैं, पानी लेते हैं, इसी से फूड लेते हैं। तो ये जो अपने अंग इसके अंदर फंसाते हैं होस्ट प्लांट के, पानी चूसने के लिए, भोजन चूसने के लिए, उन्हें ही अपने क्या बोलते हैं, होस्ट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट्रियम बोलते हैं, जिसको हिंदी में चुस्कांग भी बोला जाता है। जो पैरासाइट प्लांट है वो होस्ट प्लांट के अंदर फूड और न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए जो अंग अपने घुसा देता है, उनको अपने क्या बोलते हैं, होस्ट्रियम बोल देते हैं। यानी परजीवी पौधा परपोसी पौधे के अंदर अपने अंग घुसा के पानी और भोजन को चूसता है, उन अंगों को होस्ट्रियम या चुस्कांग कहा जाता है। लेकिन इसने पूछा था कि कोई पौधा अपने प्राकृतिक आवास में उगता है या जंगली रूप से उगता है, इसका मतलब वो वहीं का है, यानी वो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हैबिटेट राइट होगा, ए ऑप्शन, यानी वो उसका आवास होगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, बीज की सुषुप्त अवस्था एक जैविक क्रियाविधि है। सीड डोरमेंसी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो से सुरक्षा प्रदान करती है। किससे सुरक्षा, बीज को समय से पहले अंकुरण नहीं होने देती। बीज जब सही टाइम है उसी समय जर्मिनेट होना चाहिए, उससे पहले अगर जर्मिनेट होता है तो उसको प्री मैच्योर जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, डोरमेंसी एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यानी जैविक क्रियाविधि है जो बीज को प्री मैच्योर जर्मिनेशन नहीं होने देती है, सही टाइम पे ही उसको जर्मिनेट होने देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या राइट होगा यहां पे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन आसान नहीं थे, क्वेश्चन मुश्किल थे, और मुश्किल क्वेश्चन में मजा कम आता है, क्योंकि जो हमें आता है वो सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन जो आपको आता है उसमें मजे लेके भी क्या करोगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। तो कुछ मुश्किल की जो लेवल की चीजें हैं, यानी जो एडवांस लेवल है उस तक पहुंचिए, तभी आपका कुछ बेहतर परिणाम आ सकता है और कुछ आप नई चीजें सीख सकते हैं और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना आपकी ड्यूटी बनती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।